नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। और अब बातचीत करते हैं 2024 के उन नतीजों को लेकर जिसका कितने लंबे समय से इंतजार था। इंतजार इस बात को लेकर था, क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर बहुमत का आंकड़ा छू पाएगी? या जो एग्जिट पोल ने प्रिडिक्ट किया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ इस बार 400 का भी आंकड़ा पार कर सकती है। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि चुनाव शुरुआत होने के पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि 370 और 400 पार। बीच में कहना बंद किया, लेकिन अचानक पांचवें चरण के बाद फिर शुरू कर दिया था कहना। तो 400 पार, और उधर इंडिया गठबंधन कह रहा था कि इस बार तो 295 से ज्यादा सीटें उनको मिलने वाली है। जब नतीजे आए तो ना तो भारतीय जनता पार्टी की बात सच साबित हुई और ना ही इंडिया गठबंधन की। और दो चीजें हुई। एक, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात के बावजूद बहुमत के आंकड़े से 30 सीट पीछे होती हुई दिखाई पड़ रही है और कांग्रेस पार्टी अपनी सीटों की संख्या को डबल करते हुए नजर आ रही है। यानी 100 के आसपास कांग्रेस पार्टी जीतती दिखाई पड़ रही है और बीजेपी 240 के आसपास ठहरती हुई नजर आती है। ऐसे में क्या आगे की राजनीति हो सकती है? जो सब लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर ही सबकी नजर है, वो अगर चाहे तो बहुत कुछ खेल इस देश में हो सकता है। हम बात करेंगे न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला जी से। बार बार उनका परिचय मैं क्या दूं, लेकिन मैं जरूर बता दूं कि देश के बहुत ही जाने माने और साथ ही साथ सबसे ज्यादा अनुभवी और सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाले पत्रकार है प्रभु चावला जी। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये टिप्पणी कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से पीछे कैसे रह गई? कैसे रह गई मतलब ये सवाल तो अब आ गई। क्वेश्चन ये उठता है कि तीसरी बार जब आप चुनाव लड़ेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी तो होता ही है कि मोदी जी की जो भी पार्टी आई है, मैं ये मानकर करता हूँ अगर 242 या 245 या 240 पे अटकती है तो ये भी थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर होंगे। स्वर्णिम भारतीय इतिहास के अंदर एक स्वयं सेवक तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेगा, ये अपने आप में इतिहास है। क्योंकि उसके बाद भी 242 लेना, क्योंकि राजीव गांधी जब 400 सीट लाए थे तो उनकी दूसरी टर्म के बाद 200 सीटें ही आई थी, उनकी आधी हो गई थी और वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे। उसके बाद दूसरी पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाया था। तो एक इसके अंदर बड़ा स्पष्ट है कि बीजेपी की सीटें कम हुई हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी की जो भी फालतू है, मैं मानता हूँ कि बीजेपी के कोर कंस्टिट्यूंसी, पहले भी कहा था आपको मैंने, 180 से 200 सीटें हैं। वो कोई भी नेता होगा उसका, वो 200 सीटें आएंगी और साबित हो गया। कांग्रेस की तरह 52 सीटों पर जाने वाली बीजेपी पार्टी नहीं है अब, क्योंकि उन्होंने सारे देश के अंदर एक किस्म से अपना जड़ बना लिया और संगठन को खड़ा कर दिया है। तो उसके ऊपर जितनी सीटें भी आती हैं उसको मैं कहता हूँ एम फैक्टर। एम मतलब मुस्लिम फैक्टर, मोदी फैक्टर। तो वहाँ एम फैक्टर जो इंडिया को फायदा देता है, वही एम फैक्टर जो है इस वक्त मोदी जी को एनडीए की मेजोरिटी की तरफ लेकर के खड़ा हुआ है। अगर नीतीश कुमार कहे कि मैं अपनी बलबूते पर जीता हूँ, ये बड़ा गलत है। नीतीश कुमार बड़े शातिर पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने मोदी का नाम जीत करके 14 सीटें अगर वहां पर जीती हैं आज, जो पहले से शायद 2 ज्यादा है उनकी, उतनी थी पहले, तो मोदी जी के साथ जुड़ने से ही उनको मिली है। और चंद्रबाबू नायडू जिसको इतनी गालियां पड़ी थी आज से 6 महीने पहले, जिसको जेल में डाल दिया गया था और कांग्रेस बीजेपी की सरकार ने कोई उनकी मदद नहीं की थी, अगर वो आज 3/4 मेजोरिटी लेकर के आए हैं और इतनी सारी 21 सीटें लेकर के आए हैं, वो भी मोदी जी का कंट्रीब्यूशन उसके अंदर भी है। और उसके अंदर बाकी जो गठबंधन बना था वो भी है, एंटी इनकम्बेंसी भी चलता था। कम इसलिए हुआ है कि मोदी जी का एक्सेसिव एक्सपोजर, अपने आप को प्रोजेक्ट करना। उन्होंने 80 के लगभग इंटरव्यू दिए और 80 के सभी इंटरव्यू उन्होंने इस तरह से दिए जिसमें सवाल भी वही, सब आंसर भी वही, कोई इसमें परिवर्तन नहीं था। वो इसका मौका का फायदा उठा सकते थे, अलग ऐसे इंटरव्यू देते जिससे कड़े से कड़े सवाल पूछते और जो भी शंकाएं उनके बारे में थी, उनके 10 साल के राज के बारे में थी, उसको दूर कर सकते थे। परंतु उन्होंने क्वेश्चन आंसर इस तरह से दिया। लोगों ने भी, मैं तो पत्रकारों को ब्लेम करूंगा कि हर पॉलिटिकल लीडर चाहेगा कि जो बात कहे उसी को सुनी जाए, उसी को दिखाई जाए, परंतु ये पत्रकारों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के सवाल करना चाहते हैं। तो मोदी जी ने अपने आप को एक न्यू मोदी प्रोटेक्ट करने के लिए थर्ड टर्म के लिए कोई नया आइटम लेकर के, जैसे पिछली बार था नेशनलिज्म का था, बालाकोट का था, फिर कश्मीर का आपका था, सामने कश्मीर आपने 370 हटाई और आपने राम मंदिर बनवाया। इसके ऊपर रिपीट करने के बजाय कोई और नई बात जो जनता से जुड़ी होती, उसको नैरेटिव को मोदी जी सेट नहीं कर पाए। परंतु अभी भी मैंने मोदी को दिया है ऐसे 90% मतदाता होंगे जिन्होंने नहीं कहा कि हमने बीजेपी को वोट दिया है।
जी। तो मोदी के नाम पर वोट मिला। अभी मैंने भी देखे, इतने इंटरव्यू देखे हैं, लोग पत्रकार जाते थे वोट किसके देंगे गांव के अंदर, तो लोग कहते मोदी को देंगे, बीजेपी को नहीं कहते थे। तो मैं कहूंगा कि जो भी नुकसान हुआ है वो मोदी का एक्सेसिव एक्सपोजर, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो एक्सेस ऑफ मोदी ऑन विजिबिलिटी, उनको लगता है कि मेरे को फोटो दिखाने से, ऐसा उनको जिन्होंने भी गाइड किया है, मेरे को लगता है उनको प्रधानमंत्री को थोड़ा दूर रहना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर लेकर मोदी को वोट दो, मोदी को दिखाओ हर बार, मोदी जी हर पोस्चर में आते थे। तो मोदी जी को लगता है कि ये एक्सेसिव एक्सपोजर होने से उसके अंदर नई बात करना बहुत मुश्किल। अगर आप 200 मीटिंग करेंगे पब्लिक रैली, तो कोई ना कोई नया नैरेटिव बनाएंगे, उसमें कई गलत बात भी निकल जाएगी, जो हुई। आपने कहीं से शुरू किया, आपने मुद्रा भी कह दिया, मटन भी कह दिया, पता है क्या क्या नाम ले दिए, तो उसका असर उल्टा हो गया। अगर उस तरह से रिस्ट्रिक्टिव एक्सपोजर उनका होता, मेरे को रिजल्ट आज कुछ और दिखाई देता। तो मैं ये कहूंगा कि मोदी जी का एक्सेसिव एक्सपोजर, उनको बार बार दिखाना, अपने नाम से वोट मांगना, और डिमिनिशिंग रिटर्न हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स में कहते हैं, वो शुरू हो गया था। परंतु 240 उसके बाद भी लेकर के आना, ये अपने आप में आपको क्रेडिट देना पड़ेगा उनको, और एनडीए को मेजोरिटी ला कर दे देना, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट, इससे इग्नोर नहीं करना चाहिए। परंतु मोदी जी के लेसन है कि आप एक ही मुद्दे पर व्यक्तित्व के नाम से हिंदुस्तान की जनता को जीत नहीं सकते। ये पब्लिक है, सब जानती है। बट अब प्रभु, जैसे आपने कहा कि एक्सेसिव एक्सपोजर, इसके अलावा उनकी क्या गलती थी? क्योंकि जब चुनाव शुरू हुआ तब तो ये माना जा रहा था इनविंसिबल है, 300 से ज्यादा सीट अपने बल पर लेकर आएंगे। 370 पे किसी को यकीन नहीं था, लेकिन ये था कि मोदी को हराना बहुत ही मुश्किल काम है। विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा हुआ था, आपस में ना कोई रैली हो रही थी, ना किसी तरीके का कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था, ना कोई ऑल्टरनेट विजन लेकर आए थे, ना उनका कोई नेता था। ममता बनर्जी कांग्रेस से गालियां दे रही थी, राहुल गांधी और अखिलेश के बीच में संवाद चल रहे थे, गठबंधन भी बनता बिगड़ता से दिखाई पड़ रहा था, कहीं वो एक साथ लड़ रहे थे, कहीं आपस में एक साथ थे। तो वहां से जब वो 240 पे आके टिकते हैं तो लोगों को हैरानी होती है, अरे ये क्या हो गया। नहीं, ठीक बात है आपकी। मैंने कहा ना, एक्सेसिव एक्सपोजर एक चीज है, दूसरा एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो दो व्यक्तियों के बीच में आ गया था, उसके माध्यम से उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो कंसंट्रेट हो गया। फीडबैक जो नीचे से आना चाहिए वो नहीं हुआ। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स हो, लोकल इश्यूज हो, और जो आपने डबल इंजन की बार बार सरकार की बात कर रहे थे, मेरे को लगता है उनके डबल इंजन कई जगह पर फेल हो गए। अब मध्य प्रदेश तो संघ का गढ़ बन गया, जैसे गुजरात है, उसमें भी एक सीट आ गया, कांग्रेस वाले जीत गए, पहली बार वहां पर कांग्रेस भी जीत गई 3 साल के बाद। तो अब मध्य प्रदेश के अंदर एक सीट कांग्रेस की थी, वो चली गई, वहां के मुख्यमंत्री आ गए, बघेल साहब भी हार गए, सारे बड़े बड़े नेता हार गए। तो मोदी जी के नाम पर वहां पर कुछ सेकंड इंजन तो है नहीं। वहां साई साहब को मुख्यमंत्री बताया, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ट्राइबल से आते हैं, ट्राइबल का फायदा उनको हुआ होगा इससे। अब देखिए वहां पर आप उड़ीसा के अंदर कौन था लोकल नेता, वहां पे तो अगर 70 सीटें बीजेपी ले गई तो सरकार ही पलट दी नवीन पटनायक की, और 19 सीटें ले गई इसके अंदर। ये आप कह सकते हैं कि मोदी जी अगर वहां से 19 नहीं आती है, उनके जब 10 सीटें बढ़ गई तो उसकी 10 कम हो सकती थी। अब कांग्रेस की जो सीटें बढ़ी हैं, लगभग 40 उन्होंने बीजेपी से ली है। वो जो 40 कम हुई है, मेरे को लगता है उसमें आप गिनेंगे कहीं से देखें कि 8 सीटें तो 6 सीटें उन्होंने शायद ली कर्नाटका में, वहां पर बाकी लोगों ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ली, अगर हरियाणा के अंदर सीटें ली, ये बीजेपी से जीत करके कांग्रेस आई है। तो ये जो आप क्यों हारे हैं, इसका मतलब ये कि सेकंड रंग लीडरशिप बीजेपी की हर स्टेट में खत्म होती चली जा रही है। अब फडणवीस, शरद पवार जो अभी 85 साल के होने वाले हैं, उनके मुकाबले में फडणवीस फेल हो गया। तो ये बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको। अगर नीतीश के साथ नहीं आते तो वहां पर कोई बीजेपी का नेता है ही नहीं। बीजेपी की सीटें पता नहीं कितनी कम हुई है, पहले से ज्यादा हुई है, मेरे को लगता है बराबर है, जितनी पहले जीते थे, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आंध्रा के अंदर 2 सीटें अगर मिली है, पहले भी जीत चुके हैं। तेलंगाना में अच्छा से परफॉर्मेंस हुआ है, डबल हुआ है 4 से आगे, और केरला में इनका खाता भी खुला है। परंतु अल्टीमेटली ये है कि बीजेपी का संगठन तो कह सकते हैं आप कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 17 करोड़ मेंबर हैं, परंतु 17 करोड़ वोट तो नहीं मिले, इसका मेंबर से वोट भी नहीं दिए। या मेंबरशिप रिलेटेड है, 10-11 करोड़ वाले जब आएंगे वोट तो पता लगेगा 10-11 करोड़ है। तो जो भी कमी हुई है उसके अंदर संगठन के अंदर कोई भी सेकंड रंग लीडर जो धक्का दे आकर के, जैसे शिवराज चौहान थे, उन्होंने रिकॉर्ड स्थापित कर दिया, 8 लाख के ऊपर वोटों से जीते, जो आज तक कोई बनात वाला जीते थे 7 उसके बाद रिकॉर्ड उसका बनात वाला भी तोड़ दिया। तो शिवराज चौहान जैसा कोई आती है और कहीं नहीं है। आपको हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी खट्टर को निकाल दिया आपने, उसके बाद जो सनी जी को खड़ा किया, वो शरीफ आदमी है बेचारे, उनको कोई जानता नहीं है। इसी तरह यूपी के अंदर सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है आपको वहां देखना चाहिए, अखिलेश जो है वो अपने आप को जो सोशल इंजीनियरिंग किया उन्होंने जो मोदी जी का फार्मूला खड़ा किया, ज्यादा कम खड़े किए,
बाकी जातियों के लोग ज्यादा खड़े कर दिए। और ऐसा हुआ कि आरएसएस के लोग सारे काम कर रहे थे, हर बीजेपी के अंदर 60-70 लोग ऐसे जो प्रचारक है आरएसएस के, पर उनको पूरी छूट नहीं थी। दूसरा काम जो होता कंसंट्रेशन ऑफ पावर, उनके पास संगठन था, उनको सबको सूचना देनी, सूचना और बैठकें करने का काम जो चलता है संघ में वो कर रहे थे। परंतु सूचना के बाद क्या सूचना देनी है, सूची के बाद वो सूचना जो प्रचार जो है वो माध्यम आउटसोर्स कर दिया गया था एजेंसी को। वो संघ के लोगों को बताते थे ये करना है, वो बेचारे सीधे साधे आदमी कर लेते थे। तो उनका कोई रोल नहीं था सैनिक कैंडिडेट के सिलेक्शन में, उनका कोई रोल नहीं था प्रचार करने के अंदर। उनका रोल ये था कि हमने संगठन के व्यक्ति को, अपने वर्कर को खड़ा करना है, जितना हो सकता था। तो एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ पावर, डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स इन सर्टेन स्टेट्स जो हुआ, चुनाव जो किया गया कैंडिडेट्स का, उसके अंदर इनपुट लोकल नहीं था। योगी जी के नाम से जीत सकते थे, योगी जी को अगर आपने मार्जिनलाइज कर दिया, उनके कैंडिडेट्स नहीं खड़े किए, वो कहते ठाकुर कैंडिडेट नहीं दिए, इस वजह से नाराज हो सकते हैं। मैं उस सेक्टर में नहीं जाना चाहूंगा, परंतु मेरे को इतना पता है कि स्टेट लीडर्स का कंट्रीब्यूशन सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स में मिनिमम था। यहीं से तय किया जा रहा था, यहीं से नाम दिए जा रहे थे। और इतने डिफेक्टर लोग दे दिए गए, 40-50 लोग, उनमें से काफी सारे तो हार गए, उनके मंत्री भी काफी सारे हार गए। अब अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी हारी है ज्यादा वोटों से जितने से मोदी जी जीते हैं। ये अपने आप में एक मैसेज है यूपी से। यूपी में मोदी जीते 1,55,000 इकट्ठा वोट लवाड़ती, 1,65,000 से। अमेठी जैसी जगह के अंदर वो अपना जीत गए। वहां पर के शर्मा जी, जो मैं जानता हूँ उनको अच्छी तरह, वो समझती थी उनका मुकाबला नहीं है। इसका वर्कर का फीडबैक अवेलेबल नहीं था। आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ से बन रही है। तो एक्सेसिव एक्सपोजर कंबाइंड विद एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ पावर, उसकी वजह से ये 40 सीटें जो हैं आपकी कम हुई है। जब 40 क्या 60 कम हुई है, 60 सीटें जो कम होने का मतलब है ये इसकी फैक्टर कंट्रीब्यूशन नहीं था। और एलाइंस को जो फायदा हुआ इनके नाम से हुआ है, अपने नाम पे नहीं जीते हो। बट प्रभु जी, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि बनारस में जहां प्रधानमंत्री 4.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे, वहां शुरू में तो पीछे रहे और अंत में 1.5 लाख वोटों से हारे, तो 1.5 लाख वोटों से जीते। तो ये क्या इंडिकेट करना है, जहां के लोग मान के चल रहे थे कि वो तो बड़े मार्जिन से जीतेंगे और टारगेट 10 लाख वोट का था, ऐसा कैसे हो गया? उसके आसपास की सारी सीटें हार गए ना, आपने देखा। सिर्फ क्योंकि प्रधानमंत्री लड़ रहे थे लोगों ने वोट दिया वहां पर। आसपास की सारी, सिवाय इस को छोड़कर बाकी आसपास की सारी सीटें गए। मुख्तार अंसारी भी जीत गए, सारे मुख्तार अंसारी के भाई भी जीत गए वहां पर। तो उस क्षेत्र के अंदर इतना प्रभाव हुआ, जो जाति का समीकरण बना था वहां पर जाकर के, उसकी वजह से वहां मोदी जी के वोटों में फर्क पड़ा। गांव के अंदर बाकी लोग वोट देते जुलाहा थे, वो बाकी लोग जो थे वो जातियों के बट गया। उन्होंने प्रधानमंत्री छोड़ करके जाति के ऊपर वोटना शुरू कर दिया। तो इसलिए प्रधानमंत्री जो कोर वोट था वो वाराणसी शहर के अंदर जो था बड़ा फॉलोअर बना हुआ था। उनको लगता कि हमारा वाराणसी सुधर गया है। उन लोगों जिनको फायदा हुआ डायरेक्ट मोदी जी का वहां पर विकास का, उन लोगों ने उनको वोट दिया, जिसकी वजह से वो जीत गए। तो बाकी गांव के अंदर क्योंकि जितने भी पीएम के लोग वहां जाते थे, जिनको इंचार्ज बना रखा था, वो शायद वाराणसी के अंदर कंसंट्रेट करते थे। वो वहां से बाहर निकलते नहीं। 7 और 8 कंस्टिट्यूंसी है वहां असेंबली की, बाकी जगह काम नहीं हुआ होगा। तो मेरे को लगता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट अगर नहीं होते तो हालत कुछ और होती। हमने प्रधानमंत्री भेजना है, उन्होंने काम किया है, हमारे यहाँ कुछ भी जितना भी काम होगा दिखाई देता है, तो उसके लिए उन्होंने वोट दिया, लॉयल्टी दिखाई। परंतु ये बात ठीक है, प्रधानमंत्री कम वोटों से जीते इतने अपनी स्टेट के यूपी के आकर के, ये एक सिग्नल है उनके लिए भी कि कारण क्या होता है वो इसका देखेंगे क्या होता है। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी की सीटों में काफी बढ़ोतरी का मतलब यह कि 52 से बढ़ के वो 100 के आसपास पहुंच गए हैं। क्या कांग्रेस अपने रिवाइवल पे वापस लौट रही? रिवाइवल उनका एक फोकस था इस बार। ये देखिए कि क्योंकि हम ये लोग कह रहे थे हम 40 से भी नीचे ला देंगे, 30 ला देंगे, तो कांग्रेस का बड़ा फोकस, राहुल गांधी पर्टिकुलरली 2 यात्रा जो की है उसके अंदर फोकस था कि उन्होंने एक तो लोगों से मिलना है, विजिबिलिटी बढ़ानी है अपनी, और अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, बेरोजगारी, थ्रेट, सोशल टेंशन, कम्युनलाइजेशन, इस तरह के जो मुद्दे उन्होंने किसान के उठाए वो वहां पर मैसेज क्रिएट कर दिया गया और कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा हो गया। और जो अलायंस बनाया उन्होंने वहां पर यूपी जैसे अलायंस से पहली बार मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर किया अपने आप की जगह पर, जहाँ सीटें नहीं देनी थी वहां भी दे दी उन्होंने। तो इस बड़ा दिल दिखाया जो पहले कभी नहीं दिखाते थे। उन्होंने बड़ा दिखाने से बाकी पार्टी के जितने वोट थे इस बार ट्रांसफर हुए। जैसे पंजाब के अंदर डायरेक्ट हुआ और आप और कांग्रेस में, तो कांग्रेस नंबर 1 निकली वहां पर जाकर। बीजेपी का सफाया हो गया, 2 सीटें होती थी वो भी नहीं मिली उनको, और बड़े मार्जिन से लोग आ गए वहां पर। तो जो आप और अलायंस के अंदर जितने पार्टनर आए हैं उनके साथ ऑनेस्टली से जहां भी उनका कॉम्बिनेशन था, मिल करके कार्यकर्ताओं ने काम किया। दिल्ली में सफल नहीं हो पाए, दिल्ली में 7 की 7 चली गई। तो
कांग्रेस से जीतने का कारण ये है कि वो कंसंट्रेट करके लड़े, कम सीटों पे लड़े। वो 300 की सीटों पे लड़ोगे, मेरे को पता नहीं 320 या 325 है, तो उनका 33% और स्ट्राइक रेट 34% हो गया, और बीजेपी का 50% हुआ कि ये 423 56-55% स्ट्राइक रेट हुआ। तो कांग्रेस का रिवाइवल इसलिए हुआ है क्योंकि वो उनकी एक्सपेक्टेशन कम थी। उनकी ये एक्सपेक्टेशन नहीं कि मैं 400 पर लूंगा या 300 लूंगा। इन्होंने 400 का नारा लगाया तो इनको 242 मिली। उन्हें नारा नहीं लगा था, उनका तो वैसे शुरू से खड़गे जी ने कहा था कि हम 128 130 जीतेंगे, तो 100 जीत गए। उनकी उसका था 80% उनका ठीक निकला, इनका तो 50% 55% ठीक निकला। तो कांग्रेस का रिवाइवल इसलिए एक तो फोकस लीडरशिप थी उनकी, कोऑर्डिनेशन ठीक था, वर्कर्स काम कर रहे थे, और वो एग्रेसिव से सोशल मीडिया के ऊपर। इस बार पहली बार हुआ कि सोशल मीडिया का नैरेटिव जो था वो मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले विपरीत था। सोशल मीडिया जो प्रोजेक्ट कर रहा था वही लगभग सच निकला है, ऑलमोस्ट वही सच निकला है। ये भी एक मैसेज है कि कांग्रेस को सोशल मीडिया यूज करने का तरीका जो था, जो प्राइम मिनिस्टर ने मास्टरी की थी इसके ऊपर, उस मास्टरी के अंदर कांग्रेस पार्टी के नए कार्यकर्ता जो जुड़े हैं वो भी उसके सोशल मीडिया के अंदर मास्टरी कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से वो एक पॉजिटिव अपने लिए नैरेटिव खड़ा कर पाए कि हम जो है छोटे लेवल के गरीबी दूर करें, इनकम इनक्वालिटी, किसान की बात, महंगाई की बात, महिलाओं की बात, तो वो मैसेज ड्राइव कर गया। और उसके साथ कॉम्बिनेशन, कास्ट कॉम्बिनेशन जो गया यूपी के अंदर, जो बिहार में सफल नहीं हुआ। क्या हालांकि बिहार के अंदर सीटें उनको एक ही मिली है, बाकी उनको मिल गई, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है उतने स्ट्रांग नहीं कर पाए जितने पहले थे, और लालू जी इतने कर नहीं पाते पर कैंपेन, जिसकी वजह से वहां पर रख गए। तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस का रिवाइवल सिर्फ दो वजह से, एक तो बेटर कोऑर्डिनेशन इज अलाइव, और दूसरा एक्सपेक्टेशन लो रखना, हाइप नहीं क्रिएट करना, उसकी वजह से उनको सक्सेस मिली। क्या आपको लगता है कि चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? ये तो एक जर्नलिस्ट के मारे का आप असेसमेंट कुछ भी कर सकते हैं, परंतु मैं तो टेक्निकली और एथिकली जाऊंगा। एथिकली जो है विक्ट्री एनडीए की हुई है, प्री पोल अलायंस है, उसकी मेजोरिटी आई है, हमें उसको एक्सेप्ट कर रही है। और बीजेपी वाले भी अब ये कह रहे बीजेपी की सरकार बन गई, एनडीए का नाम लिया, नड्डा साहब ने भाषण दिया एक बार भी देखा बीजेपी, उन्होंने एनडीए एनडीए एनडीए, प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया वो एनडीए किया। तो उन्होंने रियलिटी समझ में आ गई कि हम अब ग्रुप बना के चलेंगे तो सर्वाइव करेंगे, आगे क्या करेंगे इसको भी भरोसा नहीं। और चंद्रबाबू नायडू को लगता है उसके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू हैं, उसके पास सरकार है, 3/4 मेजोरिटी लेकर के आए। वो तो उस स्थिति में है जो 1997-98 में थे, जब वो गुजराल साहब को सेलेक्ट करते थे। मैं तो वहीं बैठा था रात के 12 बजे, उनको ऑफर की गई थी प्रधानमंत्री बनने की, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं अपना सरकार चलाऊंगा, आप चलाइए, उनको पता है सरकार चलने वाली नहीं। तो प्रधान नायडू एक स्ट्रॉन्ग बार्गेनर है, और जेल में रहे और केंद्र में उनको कोई सपोर्ट मिली नहीं थी उस वक्त। और जिस तरह के भाषण आज सर्कुलेट हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, अमित शाह जी के किस तरह से गालियां दी उनको, और किस तरह से पहले नीतीश कुमार को गालियां दी, दोनों को इतनी गालियां दी हैं, वो वायरल किए जा रहे हैं, मोटिवेटेड हैं कि उनको भड़काने के लिए कुछ करेंगे। परंतु दोनों के दोनों, आप जानते हैं नीतीश कुमार पहला इंटरेस्ट उनका मी एंड माई सेल्फ, मेरे हित में जो होगा मैं वही करूंगा। चंद्रबाबू नायडू का भी वही है कि मेरे हित में जो होगा। और स्टेट भाईचारे ने कहा, मैं बताना चाहता हूँ, जब अटल बिहारी वाजपेयी को सपोर्ट दी थी 1998 में, तो मैं भी उसमें देख रहा था क्या हो रहा था। उस वक्त लोग खुल के बात करते थे, बता भी देते थे, आजकल तो पूछना पड़ता है हर जगह भी क्या करना है। तो आपको ये भी बताना हो कि उसका प्रभु चावला से मैं बात करूँ नहीं करूँ, वो भी पूछना पड़ता है। तो वो सब अब थोड़ा सा कम हो गया था, होपफुली ये लगता है। और तब क्या किया रतन बाबू ने, उसने कहा ठीक है मैं आपको सपोर्ट दूंगा, 20 एमपी थे उनके कुछ थे, सबसे स्पीकर हाउस का मेरा होगा, क्योंकि कोalition सरकार में स्पीकर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो बालयोगी जी स्पीकर बने उसको उनकी पार्टी के। सिविलेशन मिनिस्ट्री मेरे पास होगी, तो उनके पास सिविलेशन मिनिस्ट्री बनी। हिरण्या नायडू तीसरे कैबिनेट मिनिस्टर, तो 3 कैबिनेट मिनिस्टर लिए थे, 2 कैबिनेट मिनिस्टर और 1 मिनिस्टर स्टेट, और एक स्पीकर की पोस्ट ली थी उन्होंने। तो वो बड़े बार्गेनिंग, अब क्या बार्गेनिंग करेंगे मेरे को पता नहीं इसके बारे में, पर बड़ी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग होगी। वो जाएंगे इनके साथ, अगर उनकी भाई कंडीशन है, अगर लगा दे ऐसी कंडीशन कि फलाने को ये मत बनाइए, फलाने को मत, वो नेगेटिव बात नहीं करेंगे कि इसको मत बनाइए, वो कहेंगे हमें ये चाहिए। नीतीश कुमार भी वही करेंगे कि उनको रेलवे मिनिस्टर जरूर चाहिए, और बिहारी को चाहिए होती है, तो सारे कम से कम 70% रेलवे मिनिस्टर बिहार से आए हैं, तो रेलवे मिनिस्ट्री की बात करेंगे कुछ ना कुछ। और रामविलास पासवान के सुपुत्र जो हैं, उनको भी शर्मा दिखाता, मैं कैबिनेट मिनिस्टर क्यों नहीं बनूंगा, मेरा चाचा था तो मैं क्यों नहीं बन सकता। बिल्कुल, तो वही मांगे, तो उनके भी 5 सीटें हैं, वो आप मान कर चलिए। और शिवसेना का क्या होगा, कल तक परसों तक कौन सी शिवसेना बचेगी, क्योंकि शरद जो अजीत पवार है उनका एक ही आदमी है, एक ही जीत करके आया, तो उनके तो 5 जीत के आए, तो 5 कब उद्धव के चले जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो। पर आपने जो पहले सवाल उठाया, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू
तब छोड़ेंगे जब उनकी बात नहीं मानी जाएगी, और नरेंद्र भाई इस स्थिति में नहीं है कि उनको ना कर सके। आखिरी सवाल, पहली बार ऐसा होगा जब नरेंद्र मोदी जी कोएलिशन गवर्नमेंट चला रहे होंगे, पहली बार। अभी तक हमेशा फुल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट चला पाएंगे, आपको क्या लगता है कैसी होगी उनकी सरकार? नहीं, ये बताना तो पहले भी इन्होंने चलाई, उसमें अकाली दल के लोग थे, हालांकि मेजोरिटी उनके पास थी। अकाली हाँ, मेजोरिटी अभी तो मेजोरिटी नहीं, अभी तो डिपेंडेंट हो गई। 282 में भी मेजोरिटी थी उनके पास, 303 में भी मेजोरिटी थी। अब यह है कि उनको टीम वर्क, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस तरह से काम करना पड़ेगा। अब ये नहीं होगा कि पीएम कोई एक ऑफिसर हर मिनिस्टर को डिक्टेट कर दे। इनके अपने मिनिस्टर भी स्ट्रांग हो जाएंगे अब, क्योंकि सबको लेके चलना पड़ेगा। मोदी जी के लिए एक लेसन है, उनके लिए भी वेकअप कॉल है कि जब तक आप दूसरे लोगों को साथ में लेके नहीं चलेंगे, अगर दरवाजा बंद कर देंगे, इनपुट नहीं आएगा, उसके बाद इनपुट केवल बाबू के थ्रू आएगा, बाबू ही सबको चलाएंगे, फाइलें भी वही चलाएंगे, अपॉइंटमेंट भी करेंगे, सिलेक्शन भी वही करेंगे, भाषण भी लिखेंगे, गलत भी लिखेंगे, ठीक भी लिखेंगे। मेरे को लगता है मोदी जी को, क्योंकि पहले गुजरात में काम किया था, ये बार 2 बार जीते थे, इस बार लगता है नेशन को चलाने के लिए जितनी उनको कॉपरेशन चाहिए फेडरलिज्म के अंदर, वो शायद उसको मान करके मेरे को लगता है बड़ा परिवर्तन आएगा कि वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट फॉर्म ऑफ रियल कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन करेगी। प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बातचीत तो बहुत कुछ करने का मन कर रहा है, लेकिन फिर आगे अगले हफ्ते बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ अभी अनफोल्ड होगा, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। अभी तो बस तात्कालिक आपकी टिप्पणी हमने चाहिए चुनाव को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू।